सो लास्ट लेक्चर में हम लोग ना और ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने पढ़ा था, है ना। लगभग 1 आवर का रिकॉर्डिंग था, 1 आवर 12 मिनट का। उसमें हमने जो कवर किया है, कुछ लोग एब्सेंट थे इसलिए मैं रिकैप करा रहा हूँ। उसमें जो कवर किया है हमने ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बेंजीन के भी ऑक्सीडेशन देखे, है ना। देन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, मेनली यही पार्ट हुआ है। साइड चेन ऑफ कार्बन, है ना। एज इट इज आके इटार्ट रिएक्शन लिख दो तो बोर्ड पे। हाँ, एनीवन जो लिख सकता है इटार्ट रिएक्शन बोर्ड पे एज इट इज। वो इंटरमीडिएट वगैरह के साथ में चाहिए। हाँ, इंटरमीडिएट के साथ, तो इसीलिए नोट्स बनाना जरूरी है। डायरेक्टली क्वेश्चंस आता है ना। साइड चेन ऑफ बेंजीन को पहले क्रोमियम कॉम्प्लेक्स में ले जाते हैं। कुछ याद आ रहा है थोड़ा बहुत? वहां तक लिखा था क्या? साइड चेन ऑफ बेंजीन तक वहां तक शायद लिखा था मैंने। अल्कीन में फिर बोला कि आप रिकॉर्डिंग देख के कर लेना। अल्कीन भी लिख लिया था थोड़ा बहुत। अच्छा, पता है अच्छी बात है कि लास्ट क्लास में मैंने ओजोनोलिसिस वगैरह भी रिकैप कराया, जबकि ओजोनोलिसिस एक बार फुल डिटेल में पढ़ा है काफी। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने डायोल एडिशन भी पढ़ा दिया आपको, है ना। याद है? बेयर्स रिएजेंट, कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन, KMnO4, याद आ रहा है? सिन एडिशन, वेरी गुड। OSO4 भी होता है। पर एसिड हाइड्रोलिसिस, वो एंटी था। और एक Ag2O, वो कहाँ था? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में। एडिशन में भी हाइड्रोकार्बन आ रहा था तुम्हारा, तो हमने एडिशन के बाद ओजोनोलिसिस भी करा दिया था। तो टुडे वी विल डिस्कस आगे का ऑक्सीडेशन। देखो अभी मैं बताऊं, ये लास्ट क्लास और अभी के क्लास में पूरा ऑक्सीडेशन सम अप होने वाला है तुम्हारा। अगर उसको आप देखोगे, मैं गारंटी देता हूं जेईई मेंस तक के क्वेश्चंस बिल्कुल बाहर नहीं जाएंगे, उससे आ जाएगा। जेईई एडवांस में क्या होता है, 4-5 रिएजेंट और ऐड हो जाते हैं, है ना। तो वो अभी हमने कवर नहीं किया है, लेकिन जेईई मेंस तक का तो 100% कवर्ड है अभी तक, अल्कोहल तक, है ना। थोड़ा बहुत याद है टर्सरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज क्यों नहीं होता था? ऑक्सीडेशन का देखना रिकॉर्डिंग, उसमें लिखा है कि अल्कोहल के ऑक्सीडेशन डिहाइड्रोजिनेशन भी बोला जाता है। ये लास्ट क्लास तक चला है। तो अभी हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। आप एनसीईआरटी का लाइन यहाँ पे पढ़ोगे और ऐसा लिखा है एनसीईआरटी में। लास्ट क्लास मैंने ये चीज पढ़ाया भी है। और मैं बताऊं, जब मैंने ओजोनोलिसिस पढ़ाया था तो उस समय ये बताया था कि एल्डिहाइड इज वेरी रिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन, बट कीटोन इज नॉट, है ना। देखा ये क्या बच्चे, एल्डिहाइड को अगर आप ऑक्सीडाइज करते हो, है ना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड से पास कराओ चाहे वीक से पास कराओ, मतलब वीक बोलो, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलो या माइल्ड बोलो, है ना, दोनों का फ्यूचर क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑब्वियसली एसिडिक वर्कअप कराने के बाद, मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी वही बना रहा है। तो ऐसा क्या जरूरत पड़ा? थोड़ा अपना कॉमन सेंस लगा के बोलना। स्ट्रॉन्ग के प्रेजेंस में जब बन ही रहा था कार्बोक्सिलिक एसिड, तो एल्डिहाइड के लिए माइल्ड क्यों खोजने का जरूरत पड़ा? एनी आइडिया? एनी आइडिया? थोड़ा कोशिश करो, शायद कुछ आ जाए दिमाग में। क्या क्वेश्चन है समझ में? और कुछ? स्ट्रॉन्ग कंडीशन में वो बहुत विगरस एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो सकता है। नहीं, ताकि वो आगे से रिएक्ट करे। हाँ, ये ज्यादा अच्छा आंसर है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉमन है ना, K2Cr2O7, HNO3, KMnO4। आपको याद होगा ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्कोहल के लिए भी था, अल्कीन के लिए भी सेम था। तो होता क्या है कि अगर मैं चाहता हूं सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप ऑक्सीडाइज हो, इधर अगर R पार्ट में OH या अल्कीन है वो सब ऑक्सीडाइज ना हो, तो डेफिनेटली हम स्ट्रॉन्ग यूज नहीं कर सकते। Mild oxidizing agents for aldehyde are very selective. They will oxidize only the aldehyde group, not other oxidizable functional groups. इसीलिए हर जगह पे जैसे आपने देखा था कि अल्कोहल अगर प्राइमरी अल्कोहल है ना, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा था, इससे क्या बन रहा था? प्राइमरी अल्कोहल पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फिर तो यहाँ से हम लोग एसिड बना रहे थे। और यहाँ पे अगर हम लोग माइल्ड यूज करें तो एल्डिहाइड तक जा रहा था, याद है? कहां तक जा रहा था ये? एल्डिहाइड तक। ओके है? एक मिनट, मुझे लग रहा है डस्टर में रखा नहीं है। पहले क्लास में डस्टर नहीं था क्या? पहला क्लास अच्छा, फिर इधर क्लास को डस्टर, ठीक है, मैं एक मिनट डस्टर लेके आया।
तो यहाँ पे आपने देखा था माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता था, इसको सिर्फ ऑक्सीडाइज करता था। अगर यहाँ पाई बॉन्ड होता था तो ऑक्सीडाइज नहीं होता था। एक एनसीईआरटी का सवाल है, आपको याद होगा कि अगर ये वाला मैं अल्कोहल लेता हूँ, है ना, ये लास्ट क्लास का रिकॉर्डिंग देखना, उसमें समझ में आएगा। इसको अगर पास कराते हो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से तो क्या होगा, पता चला ये बॉन्ड भी ब्रेक हो गया, यहाँ से एसिड, पता है इधर वाले पार्ट से एसिड बन जाएगा, यहाँ से एसिड और यहाँ से एसिड, मतलब मेलोनिक एसिड भी बनेगा नहीं, प्रोडक्ट विल बी ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड एज वेल एज मेलोनिक एसिड। लेकिन इसको माइल्ड से पास कराओगे तो माइल्ड में 3 नाम थे बच्चे, CrO3 एनहाइड्रस, याद है? मैं जस्ट याद करने के लिए बता रहा हूँ। PCC कॉपर पाउडर एंड हीट 553 के आसपास टेम्परेचर था। ये सब इतना पर्टिकुलर है कि सिर्फ इसको ऑक्सीडाइज करता है। और इसमें बेस्ट क्या था, एनसीईआरटी ने बोला कि PCC इज द बेस्ट, जो अदर ऑक्सीडाइजेबल पार्ट को ऑक्सीडाइज नहीं करता। तो लास्ट क्लास का रिकैप करा रहा हूँ। तो इसीलिए आपने देखो एनसीईआरटी का क्लियर लाइन है, एल्डिहाइड इज वेरी रिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन। और तुरंत स्ट्रॉन्ग से पास करो चाहे माइल्ड से पास करो, क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। दोनों जगह पे क्या बना, मैंने बोला स्ट्रॉन्ग से ये काम हो ही रहा था तो माइल्ड का क्यों जरूरत पड़ा। तो अगर आप माइल्ड यूज करोगे, सेलेक्टिव होता है वो, सिर्फ एल्डिहाइड के लिए होता है। अगर इसमें कोई अदर ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप होगा तो उसको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। यहां तक समझ गए सब लोग? बोलो, कोई भी चीज लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं तो पूरा नोट्स एक साथ बनाओ, ठीक है? ज्यादा पार्ट कवर हो जाएगा अगर तुम लोग साथ दोगे, क्योंकि 10-20 मिनट एक्स्ट्रा तुमने लेट शुरू करवाया है ना, तो उसका पनिशमेंट मिलने वाला है। लिख सकते हो तो मेरे स्पीड में लिखो, मुझे दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ क्या बोला, फिर से एक बार रिकैप कर रहा हूँ। एल्डिहाइड तुरंत क्या हो जाएगा बच्चे, स्ट्रॉन्ग हो या माइल्ड हो, क्या होगा, लास्ट में एसिडिक वर्कअप करा देना। अगर बेसिक मीडियम में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो लास्ट में एसिडिक वर्कअप कराना पड़ेगा। अगर बेसिक मीडियम में ऑक्सीडेशन करोगे तो यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन मिलेगा, तो इसीलिए लास्ट में एसिडिक वर्कअप। और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, ये भी एसिड बनाता है, राइट? अगर यही मैं कीटोन लिया होता बच्चे, सिमेट्रिकल लो या अनसिमेट्रिकल कीटोन लो, है ना, अगर तुम इसको स्ट्रॉन्ग से पास करोगे कुछ नहीं होता, नहीं होता कुछ। लेकिन अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से पास किया, वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो यू विल गेट मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ड्यू टू CC बॉन्ड ब्रेकिंग। समझ में आया? और आपने देखा होगा एनसीईआरटी का लाइन पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे से वहां पे लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन इज वन ऑफ द वेरी फेमस रिएक्शन फॉर द सेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अगर मान लो एक कंट्री में एल्डिहाइड, एक में कीटोन है, बोलता है बताइए किसमें एल्डिहाइड है किसमें कीटोन है, तो ऑक्सीडेशन इज वन ऑफ द मेथड आल्सो। ऐसे एक मेथड और था एल्डिहाइड और कीटोन में सेपरेशन का, कोई रिएजेंट हमने पहले पढ़ा है, किसी को याद है? वेरी गुड, सोडियम बाई सल्फाइड एडिशन, याद आ रहा है? सोडियम बाई सल्फाइड एडिशन, याद आ रहा है जी? क्या था उसका थ्योरी, थोड़ा बहुत अगर याद है तो? सोडियम बाई सल्फाइड क्या करता था, कीटोन के साथ उसका इक्विलिब्रियम लेस देन ज्यादा एक्टिविटी करता। हिंडर्ड कीटोन के, सिंपल कीटोन थोड़ा लेस क्राउडेड कीटोन से तो रिएक्ट भी कर जाता था, बट हिंडर्ड कीटोन से रिएक्ट नहीं करता। लेकिन एल्डिहाइड से रिएक्ट करके इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड जाता था। दिस इज आल्सो एनसीईआरटी का लाइन है, वहां पे वो लाइन पढ़ के सुनाओ मेरे को एनसीईआरटी का। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के केस में एक बार रिवीजन हो जाएगी। The position of the equilibrium lies largely to the right-hand side for most aldehydes and to the left for most ketones with steric regions. लास्ट वाला लाइन, Sulfide additions compound is water solution. Therefore, these are useful for separation, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन आल्सो, है ना? समझ में आ रहा है? ओके, यहाँ पे हम लोग अभी थोड़ी देर में देखेंगे पोपफ रूल होता है ना? ये अभी देखेंगे क्या होता है। नाउ कीटोन का ऑक्सीडेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एल्डिहाइड के लिए जो ऑक्सीडेशन है माइल्ड और स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग वही सारा है, KMnO4, K2Cr2O7, है ना, HNO3,
तुम चाहो तो इसके जगह पे HCrO4 भी ले सकते हो, या H2Cr2O7 भी ले सकते हो, या इसके जगह पे चाहो तो तुम CrO3 एंड वाटर भी ले सकते हो। ये सब स्ट्रॉन्ग ही है। CrO3 एनहाइड्रस थोड़ा माइल्ड है, लेकिन स्ट्रॉन्ग में हाइड्रोलिसिस से क्रोमिक एसिड बनता है और वो स्ट्रॉन्ग ही कहलाता है। डाइक्रोमेट भी बन सकता है। ये पार्ट समझ में आ गया। नाउ बात होता है व्हाट आर द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर एल्डिहाइड। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर एल्डिहाइड्स, तो यहाँ पे जैसे अल्कोहल के लिए हमने रखा था 3 ना, एनसीईआरटी ने 2 ही दिया हुआ है, टॉलेंस रिएजेंट। कोई पूछे टॉलेंस रिएजेंट है क्या, थोड़ा बता देता हूँ यहाँ पे, है ना, AgNO3 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर, ये है टॉलेंस। अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियकल, अमोनिया चाहिए, सिल्वर नाइट्रेट चाहिए। पता है कभी कभी ये सब रिएक्ट करके ना AgNH3 कॉम्प्लेक्स बनाता है, समझ में है, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो कभी कभी टॉलेंस लिखा रहेगा, कभी ये पूरा लिखा रहेगा, कभी ये लिखा रहेगा, आपको इसी अंदाज में रखना है। क्लियर है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर एल्डिहाइड्स आर टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग्स रिएजेंट। दूसरा क्या है? फेलिंग का स्पेलिंग बताओगे? FeHLi फेलिंग्स रिएजेंट। अब मैं बताऊं, तुम्हारे बोला जाता है कि ये क्वेश्चन आया भी है अभी नीट में, फेलिंग्स रिएजेंट A एंड फेलिंग्स रिएजेंट B होता है, A और B होता है। एक बार पढ़ के बताइए A और B क्या है फेलिंग्स रिएजेंट? Aqueous copper sulfate and sodium potassium. Aqueous copper sulfate and Alkaline sodium potassium nitrate. अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट। इसका सोच सकते हो कि स्ट्रक्चर क्या होगा अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट का? टार्ट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर आता है क्या तुम लोगों को? एनीबॉडी? टार्ट्रिक एसिड, सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट का क्या स्पेलिंग लिखेंगे, फुल फॉर्म क्या लिखेंगे बताओ? फेलिंग सॉल्यूशन क्या है? एक्वस कॉपर सल्फेट। मैं बताऊं, जब भी हमें फेलिंग्स रिएजेंट बनाना पड़ता है तो लैब में 2 अलग-अलग कंटेनर में फेलिंग सॉल्यूशन है और A बड़े पड़े रहते हैं, A और B, समझ में है? फेलिंग सॉल्यूशन A क्या लिखा है? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। सही से तो ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन टार्ट्रिक एसिड में 2 क्या होता है? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। एक बार टार्ट्रिक एसिड देखना, यहाँ पे 2 मिथाइल या हाइड्रोजन है वो देखना पड़ेगा। मुझे लगता है 2 मिथाइल है। हाँ देखो 2 मिथाइल है। देखो रिएजेंट इसी बहाने याद हो जाएगा ना। टार्ट्रिक एसिड खाली देख लो तो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट समझ में आ जाएगा। मैं देख रहा था यहाँ मॉड्यूल में भी उसका नाम नहीं दिया, एनसीईआरटी में भी खाली नाम लिखा है, स्ट्रक्चर नहीं लिखा है, तो लिख लेंगे इसको। मिथाइल ही है, हाइड्रोजन ही है। हाइड्रोजन है क्या? हाँ। तो मैंने पहले सही लिखा था, हाँ। टार्ट्रिक एसिड। चलो ठीक है, इसका नाम क्या है? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। बोलो सही याद लग रहा है? मैं बताऊं, रियल टाइम में इन दोनों को मिक्स करते हैं तब फेलिंग सॉल्यूशन बनता है। इक्वल वॉल्यूम वो देखो एनसीईआरटी में लिखा होगा, है ना? एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन एक और लिख के रख लो, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। It is the mixture of copper sulfate, sodium citrate and NaOH. क्या लिखोगे? Mixture of copper sulfate, Benedict's solution, copper sulfate प्लस इसका भी एक बार सोडियम सिट्रेट देख लेना क्या होता है? सिट्रेट प्लस NaOH। सिट्रिक एसिड से बनना चाहिए सोडियम सिट्रेट। देख लीजिए जल्दी से, जल्दी क्विक। क्या फॉर्मूला बताओ? 6 कार्बन और अच्छा, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है, बीच में एक कार्बन एक OH, ऐसा ना? अच्छा, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है जी, एक OH है,
और 3 बार ये है ना रोहन, देखो ऐसा है ना, 6 कार्बन नहीं, हाँ 6 कार्बन 6 है, हाँ तो इसमें कुछ गलती की हमने? हाँ ये सर, 2 के बीच में कार्बोक्सिलिक मिथाइल का- एसिड कार्बन से जुड़ा है, एक ही डाइकेट जुड़ा है। हाँ हाँ, 2 के बीच में CH2 है। 2 के बीच में CH2, फिर नहीं वो ऐसा क्या? COH हाँ ऐसा और एक कार्बन के साथ, एक और एक कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ है। एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली जुड़ा है। समझ गया, ठीक है, मैं बना देता हूँ उसको, फिर से बना देता हूँ बच्चे। ये नहीं है सिलेबस में आपका, टार्ट्रिक एसिड में दोबारा लिख देता हूँ, सॉरी सोडियम सिट्रेट, मैं समझ गया। जैसा ग्लिसरॉल जैसा रहता है वैसा ही, बट हाँ। COH और मिडल ठीक है, इधर लिखा गया, इस टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं, ये लिख के रखो। मैं भी एक्सप्लेन करूंगा सिल्वर मिरर क्यों है। नीचे डिपॉजिट हो जाता है। हाँ, टॉलेंट टेस्ट इज आल्सो नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट। अभी एक्सप्लेन करूंगा क्यों है ये। आगे बढ़े। ये सारे रिएजेंट एक बार दोबारा आएगा, है ना। अभी तो ऐसे लिख रहे हैं नॉर्मल, एक बार प्रॉपर रिएक्शन के साथ लिखेंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ रियल टाइम में फेलिंग सॉल्यूशन लैब में रियल टाइम में बनाया जाता है, कॉपर सल्फेट और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को ऐड करके। इसका स्ट्रक्चर शायद ऐसा था कि CH2COO माइनस, है ना, और इधर भी था CH2CO माइनस, नहीं हाँ ऐसे ही है रोहन, बताओ। यस सर, फिर इधर क्या है, डायरेक्टली COO माइनस, डायरेक्टली एक COO माइनस और एक OH। CO माइनस Na प्लस, नहीं, हाँ और यहाँ पे OH। OH, ठीक है। हाँ, ये मुझे लगता है कि तुमने सही बोला, जैसे 3 ऐसा जुड़ा हुआ है ना, वो ग्लिसरॉल जैसा ही है। है ना, ग्लिसरॉल जैसा, नहीं। इसका नाम क्या है पता है, इसका आईयूपीएसी नेम? अगर इसी कंपाउंड का बात करें तो आईयूपीएसी नेम क्या होगा? 1 2 3 ट्राइकार्बोक्सिलिक, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, आईयूपीएसी नेम। तो इसमें हमने क्या किया है, इन सब जगह पे सोडियम रखा है, और H की जगह OH। H की जगह पे OH। OH, यही है तुम्हारा सोडियम टार्ट्रेट। क्लियर है? सॉरी सिट्रेट, सोडियम सिट्रेट। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या करता है उस पर बातें करेंगे, आगे बढ़े। ठीक है, देखिए होता क्या है यहाँ पे कि अगर कोई एल्डिहाइड लेते हो और इसको टॉलेंस रिएजेंट से पास करते हो तो यहाँ पर COO माइनस बनता है और सिल्वर डिपॉजिट भी होता है। बात समझना, पूरा रिएक्शन फुल फॉर्म के फॉर्म में लिखा होगा। मैं ये समझा रहा हूँ, मान लो एक ग्लास ट्यूब है, उसमें एल्डिहाइड है, जैसे इसमें टॉलेंस रिएजेंट डालोगे, टॉलेंस रिएजेंट में AgNO3 है, अमोनिया भी है, बेसिक मीडियम भी, एक तरह समझो AgNO3 अमोनिया एंड NaOH, ये है टॉलेंस रिएजेंट। तो होता क्या है, Ag प्लस ना तुरंत, ये एक तरह का ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन है तो रिडक्शन भी है। अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो यहाँ जो Ag प्लस था वो रिड्यूस हो गया है, और Ag प्लस यहाँ पे नीचे इनर टेस्ट ट्यूब के इनर वॉल पे डिपॉजिट हो जाता है और बाहर से दिखता है सिल्वर मिरर जैसा, बहुत शाइनी दिखता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट। मतलब जहां पे एल्डिहाइड उसमें टॉलेंस रिएजेंट डाल दो, तुरंत उस टेस्ट ट्यूब के इनर ग्लास सरफेस पे सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा और बाहर से बहुत शाइनी दिखेगा, दैट इज कॉल्ड सिल्वर मिरर टेस्ट। तो ये एक तरह का रेडॉक्स रिएक्शन है देखा जाए तो। अगर पूरा फुल लिखोगे, एनसीईआरटी ने कैसे लिखा है बताओ, एल्डिहाइड है प्लस क्या है, AgNO3 होल टू इस फॉर्म में लिखा है ना सर, फिर और क्या है, 3OH माइनस। अच्छा 3, फिर और कुछ नहीं, इतना ही है। प्रोडक्ट में इसका सॉल्ट लिखेंगे और Ag भी लिखेंगे, यहाँ सोडियम है क्या है, कुछ नहीं दिया है, बस यही दिया है, कोई नहीं, सोडियम वगैरह तो होगा ही, कार्बोक्सिलिक आयन। है ना, कार्बोक्सिलिक आयन। तो यहाँ पे एक तरह से देखोगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कोई बता पाएगा? एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन स्टेट
0 या सॉरी इसकी वजह से -1 इसके +1, तो +1 बोल दो। हाँ, इधर तो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ना, +1 बोल दो। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, +3। इधर वाले से नहीं मानते, तो ऑक्सीडेशन हुआ या नहीं हुआ बताओ। और यहीं पे सिल्वर किस में था, Ag+ के फॉर्म में, जो किस में गया, सिल्वर में, तो रिडक्शन हुआ, है ना। समझ में है? दिस इज सिल्वर मिरर टेस्ट। इनर लाइनिंग क्या होता है सबको समझ में आता है? लिखो। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं देता, मैं आगे बढ़ता हूं, है ना। समझने पे ध्यान दो, मॉड्यूल भी सामने रख के पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या समझाया क्लियर है? आज नहीं होता है, दोनों लेक्चर देखो फिर, ठीक है ना। मैं थोड़ा कवर करके, फिर ऐसा नहीं कि हेलो फॉर्म रह जाए। मेन तो हेलो फॉर्म है, ये वाला पार्ट लोग एनसीईआरटी से भी रट लेते हैं। हेलो फॉर्म में कंसेप्ट है थोड़ा। अच्छा, इसी में अगर एल्डिहाइड होगा और तुमने फेलिंग सॉल्यूशन डाल दी, फेलिंग्स रिएजेंट, आपको पता है पहले फ्रेशली बनाया जाता है, कॉपर सल्फेट एंड सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट का इक्वल वॉल्यूम डाल के फेलिंग्स रिएजेंट बनता है। जैसे फेलिंग्स रिएजेंट से इसको पास करोगे, यहां तो यही मिलेगा, बोलो। आपको याद होगा फेलिंग्स में कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर जो है क्यूप्रिक आयन, क्यूप्रस आयन में जाता है, तो इसमें क्या बन जाता है प्रोडक्ट में, Cu2O। क्या बन जाता है, Cu2O। मतलब यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज हुआ +1 से +3, +1 से +3, और यहाँ पे Cu+2 था ना बच्चे, जो +1 में गया। आया समझ में? और इसका दे रहा है कि रेड प्रेसिपिटेट। एनसीईआरटी ने शायद कुछ और भी कलर लिखा है क्या? रेड इज ब्राउन ना, तो पूरा ही लिख देते हैं, रेड इज ब्राउन प्रेसिपिटेट। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखा है, एनसीईआरटी ने लिखा है, एरोमेटिक एल्डिहाइड विल नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस टेस्ट। ये बात एकदम नोट में याद रखना। मैं चाहता हूँ इसका रीजन पता करो कि फेलिंग्स रिएजेंट से एरोमेटिक एल्डिहाइड रिएक्ट नहीं करता। अगर यहाँ पे अगर ये एरोमेटिक एल्डिहाइड होता ना और इसको फेलिंग्स रिएजेंट से करते, तो आपको रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट नहीं मिलता। बेनेडिक्ट का भी कुछ ऐसा ही बच्चे, एल्डिहाइड को अगर बेनेडिक्ट से पास कर दिए, बेनेडिक्ट रिएजेंट क्या था, बेनेडिक्ट रिएजेंट कॉपर सल्फेट ही था, और सोडियम टार्ट्रेट सिट्रेट, सोडियम सिट्रेट NaOH। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं Cu+2 है, राइट। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में भी क्या है, Cu+2। ये जाता है, क्योंकि देखो मीडियम हर जगह बेसिक है, इसीलिए डायरेक्ट एसिड नहीं बना रहा हूं, है ना। और यहाँ पर भी वही बात है, कुछ अलग नहीं है। एनसीईआरटी ने नहीं दिया ये, लेकिन दिस विल फॉर्म व्हाट, क्यूप्रस ऑक्साइड, अगेन रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट। यहाँ भी एक पॉइंट लिख दिया है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड डू नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस टेस्ट। मैं बताऊं, जो स्किप रिएजेंट था यार, स्किप्स रिएजेंट याद है, हाँ, तो स्किप्स रिएजेंट ज्यादातर किससे रिएक्ट करता है, कार्बोनिल ग्रुप से। सब्स्टिट्यूटेड एमाइन ना, जो सब्स्टिट्यूटेड इमीन बनाता था, याद है, एल्डिहाइड कीटोन। यहाँ पे एक चीज और लिखा है कि स्किप्स रिएजेंट जो है, एल्डिहाइड रिएक्ट विद दिस रिएजेंट टू स्टोर द पिंक कलर। पूरा एक बार जो यहाँ का लाइन है ना, एक बार वो लिखना पड़ेगा, क्योंकि एल्डिहाइड के लिए या कीटोन के लिए, मेनली एल्डिहाइड के लिए तो 2 रिएजेंट अभी दिखा, 3 दिखा आपको। क्या क्या दिखा, टॉलेंस, फेलिंग्स एंड बेनेडिक्ट। 2,4-DNP कभी पढ़ाया था, वो कार्बोनिल ग्रुप का टेस्ट है, 2,4-DNP। समझ में? अभी आगे चल के हेलो फॉर्म पढ़ेंगे, वो भी किसका रिएजेंट है, मिथाइल कीटो का। मैं भी समझाऊंगा। हेलो फॉर्म रिएजेंट इज द रिएक्शन ऑफ मिथाइल कीटो, है ना। और एक और रिएजेंट यहाँ पे जो स्किप बेस लिखा है, इसको एज इट इज मैं डिक्टेट करता हूं, आप इसको लिख लेना। डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ, ऐसा लिखा है, मैं इसको लिख ही देता हूं पूरा, इसका क्या मतलब निकलता है एक बार देखते हैं। ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन से थोड़ा अलग है, जो अभी स्किप्स रिएजेंट है। क्यों आ रहा है स्किप्स रिएजेंट?
क्योंकि हम एल्डिहाइड कीटोन को सेपरेट करना चाहते हैं या कार्बोनिल ग्रुप को डिटेक्ट करना चाहते हैं, इसीलिए ये सारे रिएजेंट एक साथ आ रहे हैं। ओके, कोई नहीं, चलो इसकी बाद में लिखा देते हैं, थोड़ा सा कीटोन का बात करते हैं। यहां तक हो गया। कीटोन के केस में क्या होगा बताओगे? यहाँ पे पोपअप रूल भी देख लेंगे एक बार। अगर मान लो ऐसा कीटोन है ना, गौर करना, मान लो ऐसा कीटोन है और इसको KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से पास कर रहे हैं, वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे तो कुछ होगा ही नहीं, वेरी हाई टेम्परेचर प्रेशर पे क्या होता है, या तो ये बॉन्ड टूट जाएगा या ये बॉन्ड टूट जाएगा। और पता है अगर ये वाला बॉन्ड टूटा तो क्या बनेगा सोचना है। अगर ए वाला बॉन्ड टूटा तो इथानोइक एसिड और पेंटानोइक एसिड। अगर ये बॉन्ड टूटा तो इधर से क्या बना दोगे, इथानोइक एसिड और पेंटानोइक। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो अगर ए वाला बॉन्ड टूटा तो आप प्रोडक्ट ऐसे लिख दोगे, पेंटानोइक एसिड। क्या पेंटानोइक एसिड समझ में आ रहा है? जब ए वाला बॉन्ड टूटा और बी वाला बॉन्ड टूटेगा तो प्रोपेनोइक एसिड और ब्यूटानोइक एसिड। बोलो समझ में आ रहा है? प्रोपेनोइक एसिड एंड आ रहा है समझ में? ये सारे प्रोडक्ट होंगे, लेकिन मेजर क्या होगा माइनर क्या होगा वो वाली बात है। अच्छा ये कैसे हुआ उस पर एक और बात करते हैं। कहीं ना कहीं आपको पता है कि यहाँ पे टॉटोमेरिज्म अगर करोगे तो कीटोसिनॉल बन सकता है ना। अगर इधर वाला हाइड्रोजन यहाँ लेके चले गए तो यहाँ पाई बॉन्ड आ जाएगा, बताओ नहीं? देखो तो अगर ये हाइड्रोजन को उधर शिफ्ट कर दिए तो यहाँ पाई बॉन्ड इनॉल, याद करो इसी का कीटो फॉर्म ये। और अगर ये हाइड्रोजन इधर कर दिए तो कैसा बनेगा, इधर ऐसा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बोलो, और इधर 3 कार्बन दिखाना पड़ेगा। देखो तो अब बताओ, एक शॉर्टकट समझा रहा हूं। अगर ये बॉन्ड टूटा तो क्या बनेगा? अल्कीन का ऑक्सीडेशन पता है आपको? अल्कीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से पास होता है, इधर से इथानोइक एसिड और इधर से पेंटानोइक एसिड। और ये बॉन्ड टूट गया तो एक तरीका बता रहा हूं कीटोन के ऑक्सीडेशन को कैसे जज करेंगे। मेरी बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे पोपअप रूल बताओ, अगर किसी ने पढ़ा है तो। व्हाट इज पोपअप रूल? ये 4 प्रोडक्ट में 2 ही मेजर है और 2 माइनर है। पोपअप एक साइंटिस्ट है जिसने रिसर्च करके ये बोला कि कीटोन का जब ऑक्सीडेशन करोगे, किसी को आइडिया है पोपअप रूल? एनीबॉडी? जो कार्बोनिल ग्रुप है, ऐसा बोला जाता है कार्बोनिल ग्रुप विल बी विद क्या, लोअर अल्काइल ग्रुप और बिगर अल्काइल ग्रुप। यही तो रूल था पोपअप का। एनीवन? किसी को आइडिया? एनसीईआरटी वगैरह कहीं नहीं मिलेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है मॉड्यूल में हो, लेकिन एनसीईआरटी में तो फॉर श्योर नहीं है। बस एक रूल है, ऐसे बोला जाता है कि जो अल्काइल ग्रुप है वो किसके साथ होगा, सॉरी जो कार्बोनिल ग्रुप है, बीच में दिख रहा है कार्बोनिल ग्रुप, एक तरफ क्या है इथाइल और एक तरफ क्या है ब्यूटाइल, यही है ना। तो पोपअप रूल में ऐसा बोला जाता है। ये बताओ कौन सा अल्कीन ज्यादा स्टेबल है अगर देखा जाए तो? जो 2 अल्कीन बनाए हमने उसमें कौन ज्यादा स्टेबल है? बी वाला। हाँ बी वाला। ए वाला होगा ना, ए वाला तो स्टेबल है ना, 5 हाइड्रोजन। ए वाला ज्यादा स्टेबल है। अल्फा इज कंपेयर्ड टू देखो रूल के हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि हायर कार्बन, कार्बोनिल ग्रुप विल गो विथ हायर कार्बन, हायर। कार्बन चेन। देखो इन दोनों में इधर इथाइल इधर ब्यूटाइल। रूल बस इतना बोलता है कि मेजर प्रोडक्ट इज गिवन बाय दिस रूल। अगर मैंने डिसाइड कर लिया कि हायर जो कार्बोनिल ग्रुप है वो हायर हाइड्रोकार्बन के साथ गया, अगर ये इधर गया तो डेफिनेटली पहला वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। रूल से क्या डिसाइड होता है, ये बात समझ में आ रहा है? रूल से ये डिसाइड होता है कि लार्जर अल्काइल ग्रुप या स्मॉलर अल्काइल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप किसके साथ होगा,
लार्जर के साथ होगा या स्मॉलर के साथ होगा, है ना। रूल में तो ऐसा ही लिखा रहता है, लेकिन क्वेश्चन अगर डिटेल में पढ़ो तो अल्कीन के स्टेबिलिटी के हिसाब से भी आंसर आता है कि ये ज्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पे मुझे लगता है यही बॉन्ड, इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल अल्कीन है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन 5 है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन 4 है, तो अगर स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन के हिसाब से देखे तो लग रहा है ये है। लेकिन एक बार रूल खाली पढ़ लो, मुझे वो ध्यान में नहीं आ रहा है कि स्मॉलर के साथ है या लार्जर के साथ है, ताकि गलत ना हो। लॉजिक मुझे समझ में आ रहा है, पोपॉफ रूल शायद ये है, पोपॉफ रूल ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, पोपॉफ रूल ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन नहीं मिलेगा एनसीईआरटी में। क्या लिखा है, डिस्क्राइब द प्रेफरेंशियल क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बोनिल बॉन्ड ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन रिजल्टिंग इन कीटो ग्रुप रिमेन विद, तो उसके हिसाब से तो अल्कीन के स्टेबिलिटी से नहीं चल रहा है, नहीं। कीटो ग्रुप किसके साथ है, कीटो ग्रुप, ये कीटो ग्रुप अगर इसके साथ है, यही लिखा है ना स्मॉलर अल्काइल ग्रुप, तब तो अल्कीन के स्टेबिलिटी के साथ नहीं चल रहा है। नहीं, स्टेबिलिटी के साथ ही तो चल रहा है, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा तो ज्यादा स्टेबल होगा। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कम है बच्चे, 4 ओके, और इसमें 3 2 5 है। अगर हम अल्फा हाइड्रोजन की स्टेबिलिटी के साथ इनॉल की स्टेबिलिटी के साथ तो बोले ये होना चाहिए। ये OH किससे है, कार्बोनिल ग्रुप से है, लेकिन मुझे लगता है बहुत हाई टेम्परेचर एक विग्रस कंडीशन पर उतना दिमाग नहीं लगाना है, उसने रूल दिया है एज इट इज, याद कर ले। इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन, कार्बोनिल ग्रुप रिटेन विद स्मॉलर अल्काइल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप रिटेन विद, तो बताओ अगर इसको मैं इसके साथ रख दूं तो ये वाला क्लीवेज के साथ जो बनेगा वो मेजर होगा। क्या बोल रहा हूं, समझ रहे हो, कार्बोनिल ग्रुप रिटेन, एक बार फिर से पढ़ो, यही सेंस आ रहा है, एक बार देखो कि कुछ गलत आ रहा है सेंस, जल्दी एक बार फिर से पढ़ो, सेंस एकदम गलत नहीं आना चाहिए। पढ़ा, ऑलवेज लिख दिया बच्चे, तो फिर हम इसको ज्यादा कंफ्यूज ना करें, है ना। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल, क्या लिख लोगे, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन, कौन सा कार्बन, कार्बोनिल कार्बन और कौन से कार्बन का बॉन्ड टूटेगा, तो कार्बोनिल ग्रुप विल रिटेन विद स्मॉलर अल्काइल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप विल रिटेन विद, तो मैं बताऊं ये वाला दोनों प्रोडक्ट क्या है बच्चे, मेजर, और ये दोनों क्या है, माइनर। मेरे बात समझ में आई। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन, कार्बोनिल ग्रुप किसके साथ जाएगा, और ऑलवेज लिखा हुआ है, तो हम एज इट इज पोपॉफ रूल याद कर लेते हैं, क्योंकि विग्रस कंडीशन में चीजें हो रही है तो उतना दिमाग लगाते नहीं, रिसर्च में कुछ कुछ आ जाएगा निकल के, ऐसा नहीं है, लेकिन वो कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे। इवन एनसीईआरटी ने तो बस 4 प्रोडक्ट लिखा है, देखो पोपॉफ रूल नहीं लिखा है एनसीईआरटी में, डायरेक्ट देखो एक रिएक्शन दिया हुआ है, उसमें 4 प्रोडक्ट लिखा है कि नहीं ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन में। और एक बात क्या लिखा है बड़ा इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन में, मिला, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन में लिखा है कीटोन का ऑक्सीडेशन बहुत कॉमन नहीं है, डिफिकल्ट है, विग्रस कंडीशन में होता है, मिला। यस नो, वही टॉलेंस फेलिंग्स में ऊपर ही लिखा हुआ है। क्या है पोपॉफ रूल, in case of oxidation of unsymmetrical ketone under vigorous condition, carbonyl group will retain with smaller alkyl group always, and using this rule you can decide the major products। जैसे क्वेश्चन अगर मैं पूछूं यहाँ पे इसको चेंज करके, अगर रूल समझ में आ गया तो डायरेक्ट मेजर लिखना, मेजर और माइनर, सॉरी सुनना थोड़ा लेट से। अगर मान लेते हैं ये है, यहाँ तो दिक्कत ही नहीं होगी आपको क्योंकि दोनों का साइड प्रोडक्ट सेम आ जाएगा, लेकिन फिर भी बताओ कौन सा बॉन्ड तोड़ना चाहिए, कार्बोनिल और इथाइल का, ये कार्बोनिल किसके साथ रहेगा, इसके साथ, ये तो पोपॉफ रूल बोल रहे हैं, तो यहाँ से जब बॉन्ड तोड़ोगे क्या होगा, इधर से इथानोइक एसिड, इधर से भी, तो 2 मोल क्या लिख दोगे, यहाँ मेजर माइनर का ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन ध्यान रखना विग्रस कंडीशन, बोलो विग्रस कंडीशन, ओके। अगर सिमेट्रिकल कीटोन होगा तब तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर सिमेट्रिकल कीटोन होगा तो पोपॉफ रूल लगा सकते हैं क्या, कोई मतलब ही नहीं है, कहीं से भी तोड़ दो, इथानोइक एंड
प्रोपेनॉइक, यही बनेगा, इधर से भी तोड़ो तो भी वही बनेगा, है ना। एक तरफ अगर मान लो और एक तरफ 3 कार्बन है, तब इसको विग्रस कंडीशन में पास कराओ, इथेनॉइक एसिड और प्रोपेनॉइक ये वाला बॉन्ड टूटेगा बच्चे। पोपॉफ ने थोड़ा एक्सेस दिया है हमें, लेकिन फिर से ऐसे रिएक्शन का बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, क्योंकि विग्रस कंडीशन में चीजें हो रही है। आ रहा है समझ में? सर हाँ अगर एक साइड को प्रोपाइल और एक साइड को आइसोप्रोपाइल हो तो हाँ मैं वही पूछ रहा था। मैं वही बोला ना, एक एक्सेस जो है इथीन बना के करते हैं, जिसका अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है उसके हिसाब से, लेकिन वहां ऑलवेज लिख दिया है ना। तो अनसिमेट्रिकल में उस केस में तुम अल्फा हाइड्रोजन पे जाना, मैं मुझे लग रहा है कि जहां कंफ्यूजन हो इनॉल बना के अल्फा हाइड्रोजन के हिसाब से डिसाइड करो, ठीक है। यहाँ पे क्या ब्यूटानोइक बोलो, डन। नाउ दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, क्लियर है। अब हम लोग ऑक्सीडेशन ऑफ क्या पढ़ने वाले हैं?